मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 2 ठीक है रिलेशन एंड फंक्शन के विविध प्रश्नावली अध्याय संख्या 2 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि 5 तक के हमने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बनाए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चूंकि मान लें, चूंकि हमको क्या दे रखा है, चूंकि एफ मैपिंग आर टू आर में एफ एक्स इक्वल दे रखा हुआ है फलन एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर दे रखा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मान लें एफ इक्वल एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा आर से आर में एक फलन है। तो फलन की जो मैपिंग है वो क्या है, आर से आर है। ठीक है, आप कैसे लिख रहे हैं वो भी सीख लीजिए। एफ का परिसर निर्धारण करना है, तो अर्थात जो फलन हमको एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, इस फलन एफ एक्स का मेरे को क्या निकालना है, परिसर। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, ये मेरा एक रियल नंबर है, यहाँ भी एक रियल नंबर है। तो प्रांत के अंदर एलिमेंट एक्स है, तो एक्स अवयव की जो इमेज है वो क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रही है। तो अर्थात एक्स का प्रतिबिंब किससे बनना है, एक्स का संबंध किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ x है, यहाँ y है, तो इसको आप फंक्शन रूप में क्या लिखते थे, y इक्वल एफ एक्स लिखते थे। तो y की वैल्यू जो है वो क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रही है, और x की वैल्यू x ही है। तो इसको फंक्शन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सो एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब हमको एक चीज दे रखी है, x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, r, बिकॉज x इज द एलिमेंट ऑफ r है। ठीक है, इसका परिसर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि x प्रांत x हमको दे रखा है, प्रांत एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर के देखो x के प्रत्येक रियल नंबर मान पर जो fx की संभावित वैल्यू होगी, अर्थात fx जो मान देगा वही फलन का क्या हुआ, परिसर हुआ। ये आपने पढ़ा होगा। तो मेरे को fx की वैल्यू निकालनी है कि fx की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक, और fx की वैल्यू देगा कौन, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा। अब देखो x यदि एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर हुआ है। स्क्वायर निकालने से बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या का यदि आप स्क्वायर करेंगे, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि रियल नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव या जीरो। अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव रियल नंबर है, अरे एक्स अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। अर्थात किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, इट मीन्स पॉजिटिव होगा। अब अगर x रियल नंबर है तो इसका मतलब x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब x अगर रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर। अब देखिए ऊपर तो हमको एक्स स्क्वायर मिल गया, नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ये एक्स स्क्वायर है ना, तो मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया, अर्थात जो एक्स स्क्वायर मेरा आएगा उसमें यदि मैं एक नंबर को ऐड करूंगा, 1 को ऐड करूंगा ना, तो 1 ऐड करने पर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो मेरे क्या बन जाएगी, एक या एक से बड़ी बनने लग जाएगी। अब क्यों, देखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है ना। अब जीरो में एक ऐड करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक। तो इसका मतलब वो किसके बराबर होगी, एक के बराबर होगी। एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब 0.1 भी हो सकता है एक्स स्क्वायर। अब इस 0.1 में 1 को ऐड किया तो कितना आएगा, 1.1। तो 1.1 जो है वो एक से क्या आ गया, बड़ा आ गया। अगर एक्स स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा है तो उसमें अगर एक्स स्क्वायर में यदि आप एक जोड़ेंगे तो वो वैल्यू जो आएगी आपके एक या एक से क्या होने लग जाएगी, अब बड़ी। क्योंकि एक से छोटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है। जीरो या जीरो से बड़े मान में, जीरो या जीरो से बड़े मान में यदि आप एक जोड़ोगे तो जो मान आएगा वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक होगी या एक से बड़ी होने लगेगी। अब क्लियर। ठीक, इतना तो पता चल गया। अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर जो फंक्शन बना है वो कैसे बना है, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको पता है एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जीरो से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव है। अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से यदि हम डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो, या जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी पहले, क्योंकि ये, अरे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भागा पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव हो गया। अब हमको चेक करना है कि क्या यह वैल्यू जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है इक्वल कितना है, जीरो भी है। अब न्यूमरेटर में जीरो है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर है, तो जीरो को किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो या जीरो से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक, अब तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरे को पता चल गई है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से तो बड़ा होगा ही होगा, 100% होगा। ठीक, अब आते हैं सेकंड कंडीशन, दूसरी चीज भी और हो रही है। तथा अब यहां पर देखिए, ये एक नंबर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, दूसरा नंबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, पहले एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कौन सा नंबर बड़ा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान जो होगा हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। क्यों, अरे किसी भी नंबर में यदि एक ऐड करोगे, अरे ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में यदि एक ऐड करोगे, सपोज दैट हमको पता है कि 3 है नहीं, और 3 में यदि मैं एक जोड़ दूं तो कौन सा पार्ट बड़ा होगा, अरे जिस तरफ को आपने एक जोड़ा है वो पार्ट क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा ना। तो आपने एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो दोनों सेम है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान हमेशा एक्स स्क्वायर के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, अब सुने, अब यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू निकल रही है वो डिवाइड करके निकल रही है ना, ये आपको पता है। इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू और क्या होगी, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है, अंश जो है वो क्या है, छोटा है। देखिए अंश जो है वो छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। देखो अंश एक्स स्क्वायर जो है, अंश जो है एक्स स्क्वायर है, और हर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये देखिए एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। अब छोटे नंबर में बड़े नंबर का भाग दोगे तो वैल्यू हमेशा क्या आती है आपके, एक से छोटी आती है। देख के देखिए, 3 में यदि 4 का भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, अरे एक से छोटी होगी कि नहीं होगी, सोचिए। अगर सपोज दैट 5 में 6 का भाग दूंगा तो वैल्यू क्या होगी, एक से छोटी होगी, क्योंकि अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से क्या है, छोटा है। तो इसलिए छोटे अंश में बड़े हर का भाग देंगे तो हमेशा मान जो होगा वो एक से क्या आएगा, छोटा, क्योंकि वैल्यू जो भी आएगी 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा, डिवाइड करके आएगा नहीं। तो हमको यहाँ पर दूसरी पॉसिबल वैल्यू भी मिल चुकी है। तो इसलिए अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से तो बड़ी है और एक से क्या है, छोटी है। इसलिए मैं क्या कहूँगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर है। और ये जो पूरे का पूरा मान है, ये मान किसका है, एफ एक्स का है, इज लेस देन 1। और एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वही फलन का क्या है, परिसर है। तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा किस इंटरवल में रहेगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, एफ का परिसर क्या हो जाएगा, बराबर आएगा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो क्योंकि 0 के बराबर भी है, और 1 से छोटा है, 1 के बराबर नहीं है। अर्थात इस तरफ बंद है, इस तरफ खुला है, अर्थात बंद खुला अंतराल। और यही आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन नंबर 16 भी है, तो इसको भी आप बनाएंगे। ठीक, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हमको दिया हुआ है 7 क्वेश्चन में, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एफ कॉमा जी मैपिंग आर टू आर में एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स प्लस 1 और जी एक्स इक्वल दे रखा है 2x माइनस 3। तो हमने निकालना है एफ प्लस जी निकालना है, ठीक है, अर्थात एफ और जी फलन को जोड़ना है। ठीक है, तो एफ प्लस जी हम कैसे निकालेंगे, अब एफ और जी फलन किसी न किसी प्रांत पर तो हम बने हैं, क्योंकि फंक्शन बना किस पे है, एक्स पर बना है। तो एफ प्लस जी निकालने के लिए मैं इसका प्रांत ले लूंगा, क्या, एक्स ले लूंगा। इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, अर्थात दोनों फंक्शनों को हमने जोड़ना है।
एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x-3। ये जी एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया। अब दोनों को ऐड कीजिए, 2x प्लस एक्स इक्वल क्या हो गया, 3x, और 1 माइनस 3 इक्वल क्या हो गया, -2 हो गया। तो f प्लस जी एक्स आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, सेकेंड पार्ट है f माइनस जी निकालना है। अब f माइनस जी भी किसी न किसी प्रांत पर निकलेगा, तो वो प्रांत में क्या ले लेता हूँ, इसका x ले लेता हूँ। इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो गया, इक्वल एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, माइनस जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x-3। अब ब्रैकेट ऑफ की करेंगे तो क्या निकलेगा, x प्लस वन माइनस 2x, माइनस माइनस क्या हो गया, +3, इक्वल क्या आएगा, x माइनस 2x इक्वल -x, और 1 + 3 इक्वल 4 आ गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, f अपॉन g निकालना है। अब f अपॉन g निकलेगा तो किसी न किसी प्रांत पर निकलेगा, क्योंकि खाली f और g, f है क्या, किस प्रांत पर फलन बना है, क्योंकि प्रांत के अवयवों पर ही तो फंक्शन बनेगा। तो प्रांत का अवयव मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। क्यों, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन किस पर बने हैं, x पर बने हैं। ठीक, इक्वल क्या हो गया, एफ एक्स अपॉन क्या हो गया, जी एक्स, इक्वल एफ एक्स की वैल्यू रखिए, x प्लस वन अपॉन 2x-3। यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, तो फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर एंड ये थर्ड आंसर। ठीक, अगर हमको ये पूछा होता f इंटू जी निकालना है, तो f इंटू जी निकालने के लिए x कर देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से रखेंगे, x प्लस वन इंटू जी एक्स की वैल्यू रखेंगे 2x-3। बस ये ब्रैकेट ओपन करके आप खोल लीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे हम दो फंक्शनों को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है f इक्वल 1,1, 2,3, 0,-1, -1, -3। ठीक है, z से z में एफ एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित फलन है, द्वारा परिभाषित क्या है, फलन है। तो हमने a तथा b का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना है, a तथा b ज्ञात करें, शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो फंक्शन की खासियत क्या दे रखी है, फंक्शन कहाँ से कहाँ बना हुआ है, z से z में बना हुआ है ना। तो इसका हम सॉल्व जब लेंगे तो सॉल्व क्या करेंगे, बिकॉज f मैपिंग क्या है, z टू z में f इक्वल क्या दिया हुआ है, 1,1, 2,2, 0,-1, -1, -3 दिया हुआ है, दिया है। क्योंकि एक चीज और दे रखी है कि जो ये फंक्शन बना है, 1 का रिलेशन 1 से बना है, 2 का रिलेशन 2 से बना है, 0 का रिलेशन -1 से बना है, और -1 का रिलेशन -3 से बना है। ये किस मैकेनिज्म के द्वारा हुआ है, ये किस प्रोसेस से हुआ है, एफ एक्स इक्वल किस प्रोसेस से हुआ है, ए एक्स प्लस बी से हुआ है। तो हमने ए और बी का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए एफ एक्स का मान, देखो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, देखो ध्यान से, पहले इसको समझते हैं फिर उसको समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा z है, ये भी z है, इसके अंदर 1 है, 2 है, 0 है, -1 है। तो 1 का रिलेशन कौन बना हुआ है, देखिए 1, 2 का रिलेशन 2, 0 का रिलेशन -1, -1 का रिलेशन -3 बना है। ठीक है, अब दूसरी चीज दे रखी है, ये जो अवयव एक का प्रतिबिंब एक बना, वो किस प्रोसेस से बना, एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी से बना। अर्थात इसके अंदर यदि x है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ये सब इसी क्वेश्चन के लिए तो है वो। अर्थात प्रांत का अवयव यदि x है तो उसका प्रतिबिंब कौन बनेगा, ए एक्स प्लस बी।
बनेगा। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, सो f1 इक्वल क्या बना हुआ है, देखो इसको इस फॉर्म में लिखिए, fx इक्वल वाई फॉर्म में लिखिए इसको, f1 इक्वल 1 बना हुआ है, f1 इक्वल 1 बन गया। ठीक, अब f1 इक्वल 1 बना हुआ है तो इस x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, सो 1, अरे x की वैल्यू को 1 रखिए, अरे यहाँ पर समझिए ना, f1 इक्वल 1 है तो इसको fx को f1 बनाना है, तो f1 कब बनेगा, जब इस x की वैल्यू को 1 रखूंगा। अब इस x की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो सो क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल 1, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब देखिए जैसे हमने f1 इक्वल 1 लिखा, अर्थात प्रांत का अवयव 1 है तो उसका परिसर क्या बन गया, 1। तो प्रांत का अवयव 2 है तो उसका परिसर क्या है, 2। f2 इक्वल क्या हो गया, 2। ठीक है, अब इस फंक्शन से f2 बनाइए, तो f2 कैसे बनेगा, x की वैल्यू को 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 हो गई तो 2a प्लस बी इक्वल 2 हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमारे पास ए और बी दो चरों पर आधारित दो समीकरण मिल गई हैं, क्योंकि दो चरों वाली समीकरणों को हल करने के लिए हमको मिनिमम कितनी इक्वेशनें चाहिए, 2, तो 2 इक्वेशनें कंप्लीट हो गई। तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आप ए और बी का मान निकालेंगे। कैसे, मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 माइनस 2 किया, तो 1 में से अगर 2 को घटाऊंगा तो b में से b कट जाएगा, तो a माइनस 2a कितना हो गया, माइनस a इक्वल 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो a इक्वल कितना आया, 1 आ गया। ठीक, अब a की वैल्यू 1 आई तो इस a की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, इसलिए समीकरण नंबर कहाँ से, 1 से, तो इस a की वैल्यू को यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी इक्वल 1 आया, सो b इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। तो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, अरे a की वैल्यू कितनी है, 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आई। ये क्या आई, देखिए a इक्वल, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की, ये a में से 2a माइनस किया तो कितना आया, -a, और 1 में से 2 माइनस किया तो -1, तो a से a कैंसिल, ठीक हो गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख के देखते हैं एक बार। ठीक, तो इसमें रख के देखेंगे तो क्वेश्चन क्या वैल्यू देगा आपको, थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे। ये हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया, देखिए तो यहाँ पर एक बार F2 क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं उतारा हमने, अरे सॉरी ये हमारा मिस्टेक हो गया। 2 का इमेज कौन बना था, 2 की इमेज 3 बनी हुई थी ये, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है। अरे 2 का इमेज 3 था यहाँ पर, F2 इक्वल कितना था, अरे F1 का इमेज 1, 2 का इमेज 3 था, 2 का इमेज 3, तो इसका मतलब F2 इक्वल क्या बनेगा, 2 नहीं बनेगा बल्कि कितना बनेगा, 3, F2 इक्वल 3, मिस्टेक पता चल गई। तो F2 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल कितना होगा, 3। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करेंगे तो a में से 2a माइनस होगा तो माइनस a, b से b कैंसिल, तो 1 माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा, -2। सो a इक्वल कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, सो a इक्वल 2 आ गया। अब इस a इक्वल 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो a प्लस बी रखा, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस बी इक्वल 1, सो b इक्वल कितना आ जाएगा, b इक्वल -1 आ गया। ठीक है, अब मैं a और b की वैल्यू को यहाँ पर रखूंगा, आप चेक कर रहे हैं कि बाकी मान सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, f(x) इक्वल क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 2 है तो 2x, b की वैल्यू -1 है तो f(x) इक्वल क्या बन गया, 2x -1 बन गया। अरे इसको पुट करके हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू सही आई कि नहीं आई। ठीक, तो f1 निकालेंगे तो f1 रखिए इसमें, f1 की वैल्यू क्या होगी, 2 एकम 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। f2 की वैल्यू क्या होगी, अरे x का मान 2 रखिए, f2 इक्वल 2 दूना 4, 4 माइनस 1 3, 0 रखिए, f0 इक्वल 2 गुणा 0 0, 0 माइनस 1 -1, f-1 रखेंगे तो -1 क्या होगा, 2 गुणा -1 क्या होगा, -2, -2 क्या हो गया, -3। तो इसका मतलब ये जो a और b की जो वैल्यू आई हैं वो बाकी दो मानों को भी क्या कर रही हैं, हमारे सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इसका मतलब a और b का ये मान मेरा क्या है, निकल गया ना।
तो पहले गलती पता चल गई थी क्या हुआ था, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का इमेज क्या ले लिया था, 2 ले लिया था, बल्कि 2 का इमेज क्या बना हुआ है, अरे 2 F2 की वैल्यू 3 बनी हुई है। ठीक है, उसको ठीक करेंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन भी बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से इसको भी समझेंगे। 9th क्वेश्चन है, R इक्वल दिया हुआ है a कॉमा b सच दैट a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर तथा a इक्वल क्या है, b स्क्वायर है नी। चूंकि रिलेशन की मैपिंग क्या है, n से n में एक संबंध है, ये एक रिलेशन है, ये जो रिलेशन है इसकी मैपिंग क्या है, n से n में बना हुआ है। ठीक है, क्या दिए गए कथन सत्य हैं। ठीक है, तो पहला वाला कथन क्या दे रखा है, a कॉमा a इज द एलिमेंट ऑफ r सभी a इज द एलिमेंट ऑफ r सभी a इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो हमको पहले इस रिलेशन को समझते हैं। ये मेरा नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर। इसके अंदर यदि a है तो इसके अंदर क्या है, b। a का रिलेशन कौन बनना है, b। अब बट a की वैल्यू किसके इक्वल होनी है, जो पहला अवयव a है वो दूसरे के वर्ग के क्या होना है, बराबर होना है। अरे जो a अवयव है ना वो b के वर्ग के बराबर होना है, अर्थात a की वैल्यू क्या होनी है, b, अर्थात यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा, b होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो क्या इस रिलेशन में सभी a इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। तो चेक करके देखते हैं। बिकॉज अगर सपोज दैट इसके अंदर 2 है, 2 का क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इसके अंदर देखो, अगर सपोज दैट यहाँ पर 2 है तो 2 जो होगा वो किस अवयव से संबंधित होगा, बताइए। 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 से होगा। ये जो 2 अवयव, अरे यहाँ b है तो वो किस, b अवयव किसका इमेज बना, b स्क्वायर का, तो 2 अवयव किसका इमेज बनेगा, 4 का। अगर इसके अंदर 3 है तो 3 अवयव किसका इमेज बनेगा, 9 का। इसके अंदर अगर 1 है तो 1 अवयव किसका इमेज बनेगा, 1 का स्क्वायर, 1 का बनेगा। तो क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए a कॉमा a आ जा रहा, उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि 2 का संबंध 2 से हुआ नहीं हुआ, बल्कि किससे हो गया, 4 से हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज 2 का वर्ग डज नॉट इक्वल किसके हुआ, बिकॉज 2 डज नॉट इक्वल किसके हुआ, 2 का स्क्वायर। अर्थात समझ में आया, क्योंकि रिलेशन के अंदर वही अवयव आएंगे जिनमें पहला अवयव दूसरे अवयव के वर्ग के बराबर होगा। अरे देखिए, क्रमित युग्म का पहला अवयव क्रमित युग्म के दूसरे अवयव के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पहला अवयव भी a और दूसरा अवयव भी a हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 जो है 2 के वर्ग के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक a इज द एलिमेंट ऑफ n के लिए कथन क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी अवयव अपने अवयव के वर्ग के बराबर नहीं होता है, केवल किसको छोड़ करके, 1 को छोड़ करके। ठीक है, अब एक का वर्ग 1 ही हुआ, क्या 2 का वर्ग 2 के बराबर होगा, नहीं होगा। क्या 3 का वर्ग 3 के बराबर होगा, नहीं। तो इसका मतलब उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन के अंदर नहीं होगा। अर्थात इस रिलेशन के अंदर आपका 2,2 नहीं आएगा, 3,3 भी नहीं आएगा। ये अवयव इस रिलेशन के अंदर आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, केवल इस रिलेशन के अंदर ऐसा एलिमेंट कौन सा आएगा, 1,1 ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला अवयव दूसरे अवयव के वर्ग के बराबर होना चाहिए इस रिलेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कथन यहाँ पर क्या है, सत्य नहीं है। ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरा वाला। दूसरा कह रहा है कि a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r का तात्पर्य b कॉमा a इज द एलिमेंट ऑफ r है कि नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। चूंकि
अगर रिलेशन के अंदर a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इम्प्लाई a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r है, तो इस रिलेशन के अंदर a कॉमा बी आ चुका है, तो इस रिलेशन में a कॉमा बी आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो पहला वाला अवयव a है वो दूसरे वाले के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब a जो है b के वर्ग के बराबर है। ठीक है, अर्थात एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर 3 जो है वो 3 के वर्ग के बराबर है, नहीं सॉरी, अगर सपोज दैट 4 जो है 2 के वर्ग के बराबर है, ये a जो है b के स्क्वायर के बराबर है ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a बराबर 4 हो गया और b बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब a 4 है और b 2 है, तो क्या अब 2 जो होगा वो भी 4 के वर्ग के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, अभी इसको दिखाते हैं क्यों। इसलिए हम क्या कहेंगे, b जो होगा वो a के वर्ग के अब बराबर नहीं होगा, केवल किसको छोड़ के, a बराबर 1 के अतिरिक्त, ठीक है, क्यों हुआ, अब इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज 9 जो है वो 3 के वर्ग के बराबर है, 9 जो है वो 3 के वर्ग के क्या है, बराबर है, परंतु ठीक है, अब आपने क्या करना है, 9 को इस 3 की जगह पर ले आना है, 3 को 9 की, क्योंकि 9 जो है वो a है, अरे जो 9 है वो क्या है, a है, और 3 जो है वो क्या है, b है, तो क्या b a की जगह आ सकता है और a की b की जगह जा सकता है, अर्थात 9 3 की जगह जाएगा और 3 9 की जगह आएगा, परंतु 3 जो है अब 9 3 की जगह गया तो क्या बन गया, 9 का स्क्वायर, क्या होता है क्या, 3 9 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, तो वही तो स्टेटमेंट है। तो इसलिए a कॉमा बी का मतलब b कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ r से होगा, अर्थात अगर इस रिलेशन के अंदर, इसको एक बार और समझा देते हैं, अगर सपोज दैट इस रिलेशन के अंदर मेरा ये एलिमेंट आ गया, 4,2 आ गया, 9,3 आ गया, आ सकता है कि नहीं आ सकता, देखिए आ सकता है। क्यों, क्योंकि पहला वाला अवयव जो 4 है वो दूसरे वाले के वर्ग के बराबर है, पहला वाला अवयव जो 9 है वो दूसरे वाले अवयव 3 के वर्ग के बराबर है, तो इसका अंदर रिलेशन में होगा। तो क्या 4,2 का मतलब 2,4 लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते हैं। क्या 9,3 का मतलब 3,9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसका मीनिंग तो अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मीनिंग यहाँ पर मीनिंगलेस है, अर्थात इसका यहाँ पर कोई भी अभिप्राय नहीं हो रहा है, तो इसलिए a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r का मतलब b कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ r नहीं है। ठीक है, इसलिए कथन क्या है यहाँ पर, सत्य नहीं है, तो इसका मतलब यह कथन भी यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब आते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला कह रहा है कि a कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ, a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r, कॉमा b कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ r का तात्पर्य क्या है, a कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ r है, पूछ रहे हैं ना, तो चेक करते हैं कि क्या ये कथन यहाँ पर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, बिकॉज a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a जो होगा वो b के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर पहला वाला अवयव दूसरे वाले अवयव के वर्ग के बराबर हो रहा है। ठीक है, तथा यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर b कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ r आ गया, तो इसका मतलब पहला अवयव क्या हो गया, b, दूसरा अवयव c, तो रिलेशन के अंदर कैसे आया होगा वो, इसका मतलब पहला वाला अवयव जो b है वो दूसरे वाले अवयव c के वर्ग के क्या हुआ होगा, बराबर हुआ होगा, क्यों, पहला अवयव दूसरे वाले के वर्ग के बराबर है, तो पहला अवयव b दूसरे अवयव c के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए मेरे को रिलेशन किस में लेना है, a और c में लेना है ना, तो b का विलोप करना है, तो यहाँ से b की वैल्यू को यहाँ पर रखिए, तो a इक्वल b का मान कितना है, c स्क्वायर, अरे b की वैल्यू c स्क्वायर रखिए, तो उसका भी तो स्क्वायर है ये, अरे b की वैल्यू को c स्क्वायर रखना है, तो b की वैल्यू को मैंने c स्क्वायर रखा, तो c स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसका मतलब a बराबर किसका हो गया, c की घात 4 हो गया, अर्थात जो a और c में रिलेशन होगा वो कैसा बन जाएगा, पहला वाला अवयव दूसरे वाले अवयव की घात 4 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बट इस रिलेशन में क्या है, पहला अवयव दूसरे वाले के वर्ग के बराबर है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, a कॉमा सी डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, r होगा,
तो इसका मतलब ये जो कथन है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, असत्य है, अर्थात ये कथन भी यहाँ पर सत्य नहीं है। ठीक, एक ये तो हमने ऐसे लिखा, एक बार इसको आंकिक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, कैसे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा अंकों के द्वारा समझेंगे। हाँ, अगर सपोज दैट इस रिलेशन के अंदर मेरा एक एलिमेंट आ गया, क्योंकि पहला वाला अवयव देखो a कॉमा बी आ रहा ना, तो a कॉमा बी कब आएगा, इसके अंदर मेरा आ गया 4,2 आ गया। क्यों आया 4,2? क्योंकि 4 जो है वो 2 के वर्ग के बराबर है। ठीक है, पहला अवयव दूसरे वाले के वर्ग के बराबर होना है। ठीक, अब 4,2 आ गया, अब b कॉमा सी लेना है। ठीक, अब b कॉमा सी का मतलब b जो होगा, अरे इसके लिए हमको थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पर, इससे 4,2 से नहीं चलेगा, बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 64 ले लिया। ठीक है, 64 किसका वर्ग है बताइए, क्योंकि रिलेशन में आना भी तो चाहिए वो, क्योंकि ए जो होगा b के स्क्वायर के बराबर होगा, और b जो होगा वो क्या होगा, c के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान देंगे, ए b के वर्ग के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा नंबर रखेंगे जो वर्ग रूप दे, तो वर्गात्मक रूप के अवयव चाहिए। अगर इसके अंदर मैंने 16 रखा और 4 आ गया, क्यों 16,4 आएगा, क्योंकि 16 जो है वो 4 के वर्ग के बराबर है। ठीक, इसके अंदर 4,2 भी हो सकता है, 4, क्या भी होगा 2, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 2 के वर्ग के बराबर है। देखिए 16,4 आएगा, क्यों, क्योंकि पहला वाला अवयव 16 जो है वो 4 के वर्ग के बराबर है। इसके अंदर 4,2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि पहला अवयव जो 4 है वो दूसरे अवयव 2 के वर्ग के बराबर है। अरे ए बी आ गया, अरे ए बी और बी सी आ गया, अरे इसको मैं नाम भी देता हूँ ए बी, और इसको नाम क्या दे दिया, बी कॉमा सी भी हो गया। तो मेरे को अब किस में देखना है, ए कॉमा सी। तो क्या इस रिलेशन के अंदर 16,2 आएगा, इस रिलेशन के अंदर 16,2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 16 और पहला वाला जो अवयव 16 है वो दूसरे वाले अवयव 2 के वर्ग के बराबर नहीं है। तो 16 और 2 में रिलेशन किस चीज़ का बनना है बताइए, बिकॉज 16 जो है वो 2 की घात कितना हुआ, 4 हो गया। देखिए पहला वाला अवयव दूसरे वाले के अवयव की घात 4 के बराबर हो जा रहा है नहीं, बट रिलेशन के अंदर केवल क्या आना चाहिए, पहला वाला अवयव दूसरे वाले के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट यहाँ पर लागू नहीं होगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9th क्वेश्चन भी हमने बना लिया। तो एक बार बड़े आसानी से इसको बनाएंगे। ठीक है सब बच्चे, ठीक। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, एक बार हिंट देता हूँ और चेक करते हैं कि आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 दे रखा है, और एक सेट बी दे रखा है 1 5 9 11 15, और क्या दे रखा है 16 दे रखा है, अब हमको क्या दिया हुआ है, एफ इक्वल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, एफ इक्वल दे रखा है 1,5 2,9 3,1 4,5, और क्या दे रखा है 2,11 दे रखा है, दे रखा। तो हमको बताना है कि पहला पार्ट, ठीक है, तो क्या निम्न कथन सत्य है, एफ ए से बी में एक फलन है, नहीं एफ ए से बी में एक संबंध है कि नहीं है, एफ जो है वो ए से बी में एक संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, तो कैसे चेक करेंगे, एफ ए से बी में एक संबंध कब होगा, जब क्रमिक युग्म के पहले अवयव, अरे सिंपल सा है, एफ जो होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा, क्योंकि एफ जो होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए, एक उपसमुच्चय होना चाहिए। तो इसके लिए पहले आपको ए क्रॉस क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि एफ के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में आए हैं कि नहीं आए हैं, निकालना पड़ेगा ना। बट वो मेथड बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना बहुत लंबा है, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 4 6 कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी में 24 एलिमेंट आ जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, बिकॉज एफ का प्रांत निकाल लूँगा। एफ का प्रांत बराबर क्या आया है, देखिए 1 2 3 4 एंड 2, बात एक ही होगी, एफ 2 3 4, अरे क्रमिक युग्म के पहले अवयव 1 2 3 4, 2 तो पहले लिख दिया। अब मैं निकालूंगा एफ का परिसर निकालूंगा। ठीक है, एफ का परिसर क्या क्या बना हुआ है, 5 9 1, 5 हमने पहले लिख दिया, एंड 11,
लिख दिया। एफ का जो प्रांत आया है 1 2 3 4 वो हमारे किसके बराबर आ गया, सेट ए के बराबर आ गया। और एफ का जो परिसर आया, या इसको मैं लिख सकता हूँ इज दी सबसेट ऑफ क्या हो गया, सेट ए हो गया। अर्थात एफ का प्रांत जो है वो सेट ए का एक उपसमुच्चय है, ठीक है, अर्थात उसके बराबर भी हो गया। अब एफ का परिसर देखिए 1 2 3 4 5 1 9 क्या है 5 9 1 11 है ना। जो परिसर है वो सेट बी के अंदर आया कि नहीं आया, इज दी सबसेट ऑफ क्या हो गया, सेट बी हो गया, हो गया। अर्थात एफ का प्रांत जो है वो सेट ए के अंदर ही है और एफ का जो परिसर है वो सेट बी के अंदर है। तो इसका मतलब एफ के अंदर जो क्रमिक युग्म के एलिमेंट आए हैं वो सेट ए और बी के अंदर से ही तो बने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए एफ इज दी सबसेट ऑफ क्या बन गया, ए क्रॉस बी बन गया। इसलिए एफ ए से बी में क्या है, ए से बी में एक फलन है, एक फलन है। क्लियर हो गया, ठीक। अब दूसरा पार्ट हमको बताना है कि क्या एफ ए से बी में एक फलन है कि नहीं, सॉरी, एफ ए से बी में क्या है, एक संबंध है। एफ ए से बी में क्या है, एक संबंध हो गया। क्यों, क्योंकि इस एफ के अंदर के सारे अवयव ए क्रॉस बी के ही क्या है, एक उपसमुच्चय बनेंगे। क्यों, क्योंकि एफ के अंदर के क्रमिक युग्म के पहले अवयव सब सेट ए के अंदर है और दूसरे वाले अवयव सब के सब किसके अंदर है, सेट बी के अंदर है। तो इसलिए एफ जो होगा वो ए क्रॉस बी का ही क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा। ठीक, अब चेक करना है एफ ए से बी में एक फलन है कि नहीं है। ठीक है, एफ ए से बी में एक फलन बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए इसमें एक चीज हमको नजर आ रही है कि जो एफ जो संबंध है ना उसमें 2,9 और 2,11 देखिए एक बार। चूंकि संबंध एफ में प्रांत के अवयव कौन से हो, दो के दो प्रतिबिंब बन गए। दो प्रतिबिंब क्या क्या है, देखिए संबंध एफ में प्रांत के अवयव दो का एक प्रतिबिंब कौन बना, 9, और 2 का एक प्रतिबिंब क्या बन गया, तथा 11 है नहीं। तो प्रांत के अवयव अगर आप 2 के प्रतिबिंब बनाएंगे तो 2 के प्रतिबिंब एक 9 बनेगा, एक 11 बन जाएगा। तो ये फलन बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए ऊपर वाला मिटा देते, ठीक है। इसलिए एफ ए से बी में एक फलन नहीं है। इसका मतलब जो एफ हमको दिया हुआ है वो केवल और केवल एक संबंध है, फलन नहीं है। क्यों, क्योंकि एफ में प्रांत के अवयव 2 के कितने प्रतिबिंब बनने हैं, 2 प्रतिबिंब। एक प्रतिबिंब 9 बन गया, एक प्रतिबिंब 11 बन गया। तो इसलिए यह एक फलन नहीं है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखेंगे एक बार। 11वां क्वेश्चन है, मान लीजिए एफ बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, जेड, द्वारा परिभाषित n क्रॉस n का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, z क्रॉस z का क्या है, एक उपसमुच्चय है। कौन है, बिकॉज f इज द सबसेट ऑफ क्या दे रखा है, z क्रॉस z, अर्थात जो फंक्शन f बना हुआ है वो z क्रॉस z के अंदर से ही बना है। ठीक, तो हमको बताना है कि क्या f जो है वह z से z में फलन है कि नहीं है, z में फलन है अथवा नहीं है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, ये z है, ये z है। ठीक, तो इसके अंदर एलिमेंट क्या है, a इंटू बी है। तो उसका रिलेशन किससे बनेगा, a प्लस बी से बनेगा। ठीक है, हर a इंटू बी फॉर्मेट का रिलेशन किससे बनेगा, a प्लस बी से बनेगा। ठीक, तो पहले हम क्या निकालते हैं, यदि a क्या है, a क्या है, z है,
और एक पूर्णांक है और बी भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो मैंने क्या ले रहा हूँ, ए इक्वल मैंने 5 ले लिया तथा बी बराबर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ये लीजिए, ए का मान 5 है, बी का मान 2 है। तो इसलिए क्या बनेगा, ए इंटू बी बराबर क्या हो गया, 5 गुणा 2 बराबर 10। इसलिए ए प्लस बी बराबर क्या होगा, अरे मैं पहले ए इंटू बी निकालूंगा तो 10 आ गया। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 धन 2, 5 धन 2 बराबर कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब ए इंटू बी का इमेज कौन बनना है, ए प्लस बी। तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 का प्रतिबिंब क्या बन गया, 7 बन गया। 10 का प्रतिबिंब क्या बन गया, 7। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं क्या ले रहा हूं, यदि a इक्वल मैंने 10 ले लिया तथा b इक्वल मैंने 1 ले लिया, a का मान 10 लिया और b का मान 1 लिया, तो उस कंडीशन में a इंटू बी बराबर क्या होगा, 10 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 10। इसलिए a प्लस बी बराबर क्या बनेगा, अरे पहले a इंटू बी निकाला फिर a प्लस बी निकाल रहा हूँ, बराबर क्या होगा, a का मान 10 है प्लस b का मान 1 हो गया, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो इसका मतलब a इंटू बी का मान 10 है, तो 10 का प्रतिबिंब फिर से कौन बन गया, a प्लस बी अर्थात 11 बन गया। तो 10 का प्रतिबिंब भी कौन बन गया, 11 बन गया। बताइए अब ये फलन है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि a इंटू बी 10 हमारे अलग अलग कैलकुलेशन से निकल सकता है। a इंटू बी 5 दूना 10 भी होता है और 10 से कम 10 भी होता है। अगर a का मान 10 है और b का मान 1 है तो उसका इमेज क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। और अगर a का मान 5 है, b का मान 2 है, तो a इंटू बी 10 का इमेज कौन बन जाएगा, 7। 5 धन 2 7 भी बन गया। तो इसका मतलब ये एक यूनिक, तो ये एक फलन बना नहीं बना। क्यों, क्योंकि अवयव 10 के कितने प्रतिबिंब बन जा रहे हैं, 2 प्रतिबिंब बन जा रहे हैं। अरे 2 या 2 से अधिक भी बनने, लेकिन मिनिमम 2 तो बन ही रहे हैं ना। तो इसका मतलब इस रूप में हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, चूंकि एफ में अवयव कौन सा है, 10 के 2 प्रतिबिंब क्या क्या बन गए, 2 प्रतिबिंब क्या क्या बना, पहला प्रतिबिंब 7 तथा दूसरा प्रतिबिंब क्या बन गया, 11 है, जो अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय का मतलब एक अवयव का एक ही इमेज बनना चाहिए, एक अवयव के 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जो अद्वितीय नहीं है, इसलिए एफ फलन नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर आपका एफ जो है फलन नहीं बनेगा। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे। तो हमको दिया क्या है, मान लीजिए ए सेट इक्वल दे रखा 9 10 11 12 13 तथा एफ मैपिंग ए टू एन, एन एक नेचुरल नंबर है। एफ एन इक्वल क्या दे रखा है, एन का महत्तम अभाज्य गुणक। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, एफ का परिसर निकालना है। ठीक है, तो चेक करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये सेट ए हो गया, ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ए के अंदर एलिमेंट होंगे 9 10 11 12 13। ठीक है, तो हमने 9 का क्या इमेज बनेगा, 10 का इमेज क्या होगा, 11 का इमेज क्या होगा, 12 का इमेज क्या होगा, 13 का इमेज क्या होगा, वो निकालना है। ठीक है, और इमेज बनेगी कैसे, एफ एन बराबर क्या दे रखा है कि एन का महत्तम अभाज्य गुणक, अर्थात अगर यहाँ पर एन है तो एन का प्रतिबिंब क्या बनेगा, एन का महत्तम अभाज्य गुणक। तो अब हम निकालेंगे, बिकॉज F9 इक्वल क्या होगा, 9 का महत्तम
अभाज्य गुणक। ठीक है, तो अब आपको अभाज्य गुणक निकालने आते हैं। तो 9 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणक कौन सा है? महत्तम का मतलब बड़ा हुआ ना, तो 9 का महत्तम अभाज्य गुणक कौन सा हुआ? 3। अरे 3 तिया 9। F10 इक्वल क्या होगा? 10 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो 10 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या हुआ? 5 दूना 10, तो 5। सबसे बड़ा अभाज्य गुणक वही तो आ रहा है। F11 बराबर क्या होगा? 11 का महत्तम अभाज्य गुणक। अब 11 का महत्तम अभाज्य, अरे गुणनखंड करना है ना, और उसमें सबसे बड़ा गुणज लेना है आपने, गुणक। ठीक है, तो 11 का क्या होगा? 11 कम 11, तो महत्तम अभाज्य गुणक क्या आया? 11। F12 बराबर क्या होगा? 12 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो 12 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या हुआ? देखो 12 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 3 12, तो सबसे महत्तम क्या आ रहा है? 3। ऐसी F13 बराबर क्या होगा? 13 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो 13 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या हुआ? 13 ही हो गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो 9F9, 9 अवयव का प्रतिबिंब कौन बना? 3। 10 का प्रतिबिंब 5, 11 का प्रतिबिंब 11, 12 का प्रतिबिंब 3 और 13 का प्रतिबिंब क्या बन गया? 13 बन गया। बन गया किस डेफिनेशन से? n का महत्तम अभाज्य गुणक से। तो इसका मतलब ये हमारा प्रांत है, प्रांत के अवयवों का सहप्रांत में जो प्रतिबिंब बनेगा वही फलन का क्या होता है? परिसर। तो इसलिए f का परिसर बराबर क्या बनेगा? इनको सेट में लिख दीजिए। 3, 5, 11, 13, 3, क्योंकि 3 पहले आ गया तो 3 को नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 13 आ गया। तो इसका मतलब फलन का परिसर हमारा निकल गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चनों को एक बार बनाएंगे। ठीक है।